ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। 27 के रण से पहले बीजेपी को क्यों लग रहा है कि उसका शहरी वोट खिसक रहा है, आज इसका विश्लेषण आप सभी के लिए होगा। संसद से लेकर सड़क तक आज एसआईआर पर जबरदस्त जुबानी संग्राम देखने को मिला। लोकसभा में अमित शाह को राहुल गांधी ने बहस का चैलेंज कर दिया। इसके हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में किसान को न खाद मिल रही है, न ही प्याज की उचित दाम। मोहनराज में अन्नदाता कैसे अपना दर्द सेल लगाकर बेच रहा है, ये खबर भी आप सभी के लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट। अनिरुद्धाचार्य हाजिर हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात यूपी में बीजेपी के 27 वाले सिरदर्द की करेंगे। यूपी में एसआईआर या वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। आप कहेंगे कि एसआईआर को तो विपक्ष अपने लिए चुनौती मानता है, तो भला बीजेपी को एसआईआर से चिंता क्यों हो रही है? क्या एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पिच पर आ गए? नहीं, ये बात नहीं है। तो खबर क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर बनकर रह सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का वोट गांव और शहर दोनों जगहों पर है, तो अब उसे इनमें से एक पर फैसला लेना होगा। दोनों जगह का वोटर बनकर रहना उसके लिए अब मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में यूपी को लेकर जो ट्रेंड अब तक सामने आया है, उसके मुताबिक ज्यादातर लोग शहरों की वोटर लिस्ट में अपना नाम कटवा रहे हैं और गांव का वोट वो अपना रिटेन करना चाहते हैं, यानी रखना चाहते। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो या करने वाले हो। जैसे अगर आपके माता पिता गांव में रहते हैं और उनके पास वहां खेती की जमीन है, इधर आप नौकरी के लिए शहर में बसे हैं, शहर की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन जब बात सिर्फ एक जगह वोटर बनकर रहने की है, तो आप शहर के बजाय गांव को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैसे ये भी दिलचस्प है कि पहले लोग रोजगार के लिए घर गांव अपना छोड़कर शहरों की तरफ आए, लेकिन जब बात वोट छोड़ने की आई तो शहरों के बजाय गांवों का वो रुख कर रहा है। ऐसा करने के पीछे भी कई कारण हैं, उनका आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात इस ट्रेंड से बीजेपी को हुई टेंशन की करते हैं। क्योंकि परंपरागत तौर पर बीजेपी को शहरी वर्ग की पार्टी माना जाता है, यूपी में शहरी मतदाता बीजेपी को समर्थन देता आया है। 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद से बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सियासी जमीन काफी मजबूत की है। इसमें शहरी वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की शहरी क्षेत्र वाली 17 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटें जीती। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र की 86 सीटों में से बीजेपी 65 जीतने में सफल रही। इसके साथ ही 2023 के निकाय चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी ने मेयर पद की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। ये समीकरण बताता है कि यूपी में शहरी वोटर्स के बीच बीजेपी का काफी दबदबा रहा है। लेकिन एसआईआर के बाद शहरी वोटर्स को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि यूपी में ये ट्रेंड सामने आया है कि शहरी वोटर गांव की ओर रुख कर रहा है, शहर की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवा रहा है और गांव में एसआईआर करवा रहा है। इसके संकेत मुख्य निर्वाचन आयोग के उस दावे से मिले हैं जिसपे कहा गया है कि यूपी में करीब 2 करोड़ वोट कट सकते हैं। 97% हमारा कार्य पूरा हो गया है। 17% वोटर्स अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आज की तारीख में इनका नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ सीट पर बीजेपी का अनुमान है कि 10 से 12% मतदाता ने शहरी वोट छोड़कर गांव का रुख किया है। अब लखनऊ की 21.73% आबादी वाली सीट पर 12% वोटर का मतलब है 2,06,000 वोट। इसके अलावा प्रयागराज सीट पर बीजेपी ने ऐसे 2 लाख मतदाताओं को चिन्हित किया है जिन्होंने गांव का रुख किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 58,795 वोट से इलाहाबाद की लोकसभा सीट को जीता था। ऐसे में करीब 2 लाख वोटर्स का इस सीट से गांव की तरफ शिफ्ट हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की जंग इस सीट पर मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी का आकलन है कि करीब 41,000 वोटरों ने शहर छोड़कर गांव का वोट रखा है। जब एसआईआर प्रक्रिया आई, फिर मैंने अपना चेक कराना चालू किया।
या बीएलओ के माध्यम से पता चला कि मेरा गांव पे भी वोटर आईडी कार्ड था और यहाँ भी था। तब फिर मैंने यहाँ अपना जो है उसको डिलीट के लिए दिया और मैंने गांव पे अपना SIR कराया। एक गांव का मकसद ये था कि जैसे अब थोड़ा सा गांव से जुड़ना चाह रहे हैं हम लोग। अब ये ट्रेंड बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तक सब एक्टिव हो गए। बीते दिन मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव का रुख किया। ब्रजेश पाठक रायबरेली में SIR प्रक्रिया का जायजा लेते नजर आए। मैं वर्तमान में नौकरी मुरादाबाद नगर में कर रहा हूँ, मुरादाबाद नगर में ही रह रहा हूँ, यहीं पे सारी सुविधाएं उपयोग कर रहा हूँ। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम मुरादाबाद नगर के अंदर ही जहां पर भी आपका घर है जी, वहां पर ही अपना वोट बनवाएं। फिलहाल यूपी बीजेपी के साथ साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस चुनौती से निपटने का प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ी तो उसे 2027 के चुनावी रण में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक तरफ बीजेपी इस चुनौती से निपटने में जुटी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए दाव ने उसकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। कैसे, अब वो आपको बताते हैं। तो कुल मिलाकर सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अगले कुछ दिन तक कोई शादी या फंक्शन अटेंड ना करें। इसके बजाय शहरों में SIR प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी जमीन पर उतर रहे, पीडीए जातियों का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि वो मतदाता से शहर का वोट बनाए रखने की अपील करें। दूसरी तरफ अखिलेश के पीडीए प्रहरी गांव में पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि पीडीए में शामिल ज्यादातर जातियां गांव में बसती हैं। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि अगर कोई मतदाता शहरी वोट छोड़ना चाहता है तो उसे समझाएं कि वो परिवार में से सिर्फ एक का वोट गांव में शिफ्ट कराए, बाकी सारे वोट शहर में बने रहने दें। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरी ये सुनिश्चित करने में जुट गए हैं कि गांव में पीडीए जातियों के वोटरों का एक भी वोट कटने ना पाए। अब सवाल यहां यह है कि यूपी में लोग शहरों का वोट छोड़कर गांव की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। यूपी में वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया का एक दिन बाकी है। 9 दिसंबर तक प्रदेश में करीब 17% फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों में SIR फॉर्म सबसे कम जमा हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ रहने वाले शहरी मतदाता ने अपने वोट गांव में शिफ्ट करा लिए हैं। इसका कारण ये है कि गांव में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, गांव में पारिवारिक सामाजिक पहचान है, गांव में नाम कटने से भविष्य में विवाद की आशंका है। पंचायत चुनाव में परिवारों का सीधा हित जुड़ा है। शहरों में स्थायी पता नहीं है, नौकरी के बाद गांव जाने की प्लानिंग है। ऐसे में गांव का वोट बचाए रखने के लिए शहरी मतदाता ने SIR फॉर्म नहीं भरे। एक आदमी बाहर रहते हैं लखनऊ, उनका SIR यही हुआ है। क्या नाम है उनका? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। क्या करते हैं? पुलिस में। ज़्यादातर लोग शहर में कमाने जाते हैं, उनका मकान वहाँ नहीं है, कमा रहे हैं, और गांव में उनका मकान है, यहाँ पे SIR करा रहे हैं। अब इस ट्रेंड से बीजेपी के लिए एक खतरा और है, वो ये कि वोट तो गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या वोटर वोटिंग के लिए वहां जाएंगे? मतदाता चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सबको कानून व्यवस्था चाहिए, सबको विकास वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता, इंडिया गठबंधन की चिंता आम आदमी की चिंता है। एक भी आम आदमी का वोट, एक भी दलित वर्ग का वोट, वंचित वर्ग का वोट, शोषित वर्ग का वोट, अल्पसंख्यक वर्ग का वोट कटना नहीं चाहिए। उद्देश्य वोट काटना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य वोटर लिस्ट सही करना होना चाहिए। जिसका मत नहीं है वो उसका मत बने, जो मताधिकार का जिसका अधिकार है उसका वो वंचित नहीं होना चाहिए। क्या वाकई शहरी वोटर के गांव में शिफ्ट होने से बीजेपी को 27 में घाटा हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, सुनिए। 2-3% का भी अगर ऐसा शिफ्ट हुआ, यानी जो शहर में वोटर हैं वो अपने गांव वाली वोटर लिस्ट में ही बने रहेंगे और शहर में नहीं रहेंगे,
और उसका असर 2-3% वोट कम हो गए शहरों में, तो इससे बीजेपी की जो राजनीति है उस पर असर पड़ सकता है। फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि शहरी वोट का गांव की तरफ शिफ्ट होना 2027 के रण से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। बीजेपी भी ये बात समझ रही है, इसीलिए ऊपर से नीचे तक हर किसी को इस चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गुरुवार को सीएम योगी आजमगढ़ जाने वाले हैं, वहां एसआईआर फॉर्म को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। यूपी की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक एसआईआर पर ही चर्चा चल रही है। एसआईआर कहें या चुनाव सुधार, इस विषय पर आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। इस दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस का चैलेंज दे दिया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मंत्रियों के बीच वोट शुद्धिकरण पर जुबानी शोले उठे। संसद से सड़क तक एसआईआर पर जुबानी जंग के हाइलाइट्स पर एक नजर डाली। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना। 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया। वो हल्ला जेला करते हैं। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में अभी सत्ता बैठी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। आज हमारी दूसरी खबर के केंद्र में माननीय भी हैं और किसान भी, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क और दर्द है। इसी फर्क और दर्द को समझाने के लिए आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां विधायकों की सैलरी 1,11,000 से बढ़कर 3,45,000 हो गई। ओडिशा विधानसभा में सैलरी से जुड़े विधेयक को पारित होने से माननीयों की सैलरी 3 गुना बढ़ गई है, यानी माननीयों की मौज हो गई है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां सीहोर, नीमच और मंदसौर में प्याज के सही दाम न मिल पाने से मजबूर किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंक रहे हैं। यहाँ मंडी में अन्नदाता को उसकी फसल का दाम 1 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, यानी किसान मजबूर है। इसके बावजूद किसानों पर इस देश की संसद में चर्चा तक नहीं होती। इसके बावजूद उनकी फसल के दाम पर, उसे नहीं मिल रही 1 बोरी खाद पर माननीयों को साफ सूख जाता है। ओडिशा के विधायकों की रॉकेट की रफ्तार से जो सैलरी में वृद्धि हुई है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले एमपी के उन प्याज किसानों का दर्द आप देखिए, जिनके जख्मों पर एमपी के कृषि मंत्री ने नमक छिड़कने का काम किया है। कार वाले को फ्री में प्याज, मोटरसाइकिल वाले को फ्री में प्याज, ऑटो वाले को फ्री में प्याज। फ्री का माल सबको अच्छा लगता है, लेकिन फ्री वाले इस प्याज के पीछे किसानों का असहनीय दर्द है। क्या फ्री में बांट रहे क्या अंकल? हाँ, फ्री में बांट रहे ना। अच्छा, बगैर पैसे के? देखने से तो अच्छी पार्टी की जाए। किसानों के गले में प्याज की माला है, दिल दर्द से भरा है। मंडी में फसल का दाम न के बराबर है। किसान अपनी फसल पर लेटकर भगवान को याद कर रहा है, अपनी किस्मत कोस रहा है। नटुई भाव ही नहीं रे, मार दिया रे, नटुई भूखा मरी जाएगा। प्याज लगे जा सारा, अनाज भी नहीं बोयो, सब कहीं खराब है। फिर कई बात है, सरकार ने भाव ही नहीं दिया, साफ करें करें। ये सीहोर की तस्वीर है,
जहां किसान को खेत पे होना चाहिए था, लेकिन किसान गले में प्याज लटकाए सड़क पर खड़ा है। फ्री में प्याज बांट रहा क्योंकि मंडी में एक बोरी प्याज की कीमत 10 रुपए मिल रही है। और मंडी में अगर प्याज ले जाते हैं 10 रुपए कट्टी जा रही है, किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा, तो कई किसान सड़क पे फेंक रहे हैं, घोड़ों पे फेंक रहे हैं, मंडी पे फेंक रहे हैं। अब सोचिए, क्या उगाएगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा किसान? इसीलिए किसान भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को प्याज की माला पहनने का निमंत्रण। किसान लोग चौपाल लगा के बैठे हैं और ये माला पहन के बैठे। ये माला यहीं से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज भैया को भेंट कर रहे हैं कि आप आइए और प्याज की माला पहनिए, क्योंकि आज हम दुखी परेशान है। किसान कितना परेशान है, इसको समझने के लिए अनुमानित गुना गणित समझिए। 1 एकड़ खेत में प्याज की कटाई बुआई पर करीब 50,000 रुपए का खर्च आता है। औसतन 1 एकड़ से करीब 100 क्विंटल उपज मिलती है। कटाई और मंडी तक ले जाने में करीब 20,000 का खर्च आता है। कुल मिलाकर 1 एकड़ पर किसान का खर्च करीब 70,000 रुपए होता है। अब कमाई पर आइए, जिसे आप देखेंगे तो किसानों का दर्द आपको घर बैठे ही महसूस होने लगे। अगर 1 किलो प्याज 0.40 पैसे पर बिका तो 100 क्विंटल की कुल आमदनी सिर्फ 4,000 रुपए होगी, यानी लागत 70,000 और आमदनी 4,000। सीधा सीधा नुकसान 66,000 रुपए का होगा। इसे ही कहते हैं आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सीहोर, नीमच और मंदसौर हर जगह किसानों की पीड़ा एक जैसी है। नीमच के किसानों ने खेतों में ही इसे नष्ट करने का फैसला कर लिया है। खेतों में पशुओं को छोड़ दिया गया है। हमने 4 बीघा की प्याज लगाए थे, 2 बीघे के प्याज हमने पहले नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ सुधार नहीं आया, इसलिए हमने मवेशी छोड़ दिए हैं और सारी फसल नष्ट कर दी है। लेकिन मोहन सरकार में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना की बेशर्मी देखी। किसानों की समस्या पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उल्टा बेतुका बयान देकर पल्ला छाड़कर 9-11 हो गए। क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना, आवक तो अच्छी हो रही है, और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी। मंत्री जी को न प्याज किसानों की समस्या दिख रही है, न खाद किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। कह रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। खाद की कोई जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान गाली दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। न इन्होंने खाद आपको समय पे दिया, लाइनों में आपको मौत दी, मौत। मंदसौर में किसानों ने प्याज की अर्थी निकाली, अपनी ही फसल की चिता सजाई और फिर उसमें आग लगाई। लेकिन मंत्री जी को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अहंकार के आगे अन्य चीज ही क्या है। तो एक तरफ किसान 1 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ओडिशा के विधायक 1 महीने में 3 लाख रुपए की मोटी कमाई कर रहे हैं। ओडिशा में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसा होने से विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। पहले यहां विधायकों को हर महीने 1,11,000 रुपए वेतन मिला करते थे। अब विधायकों को 3,45,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला सबसे ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर है। ओडिशा में विधायकों की सैलरी तब बढ़ी है जब ओडिशा पर 1,55,000 करोड़ का कर्ज है। ओडिशा के हर व्यक्ति पर करीब 33,000 रुपए का कर्ज है। इस खबर को शुरू करते हुए मजबूरी और मौज का जिक्र किया गया था। इसी पर हमने एक चार्ट तैयार किया है। हमारे देश में विधायकों की सैलरी 3.5 लाख हो जाती है, लेकिन किसान को उसकी फसल का दाम 1 रुपए मिलता है। ओडिशा के विधायकों को 2,55,000 के हर महीने भत्ते मिलेंगे, लेकिन इसी देश में किसान को एक बोरी खाद के लिए ठोकरें खानी पड़ती। किसानों के वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, किसानों का पूरा उपयोग चाहिए, बाकी फसल को लेके किसान के तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब क्या सरकार की नाकामी गए या किसानों को परेशान कर रही है सरकार? ये 1 रुपये हमारी फसल का दाम होना चाहिए क्या? विधायकों की सैलरी बढ़ी है 3.5 लाख, क्या वो विधायक 3 बजे 2 बजे रात में खेतों में पानी देने जाते हैं क्या? हमारा जो कृषि मंत्री है वो बोले कि हमारे प्रदेश में प्याज के उत्पाद ज़्यादा हो गए इसलिए हम रोड पे फेंक रहे हैं। प्रदेश का कृषि मंत्री ऐसा बोल रहा है, जिस दिन खेती करेगा, किसानी करेगा तब पता चलेगा किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद भी उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता है।
और अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो यूजर्स क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। प्याज किसान का ये दर्द सरकार को नहीं दिखता। मंडी में प्याज के भाव 1 से 2 रुपए किलो मिल रहा है, क्या करे किसान? इतना कम दाम होने पर किसान प्याज फेंके नहीं तो क्या करे? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।